स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई हैं जो कि पी ब्लॉक के तत्व का बेसिक्स है, बिल्कुल आधार। और उन आधार के बाद 3 वीडियो के आधार के बाद मैं पी ब्लॉक के तत्व वीडियो बना रहा हूं, जिसमें यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, उत्तराखंड के भी कुछ स्कूल्स जो कि हिंदी में वीडियो बनवाते हैं और हिंदी में ही वहां पे एग्जाम होते हैं। तो हम पी ब्लॉक के तत्व में ये कोशिश करेंगे कि सारे के सारे बोर्ड के कोई भी एग्जाम हो और हिंदी मीडियम के जो भी बच्चे हों, वे ऐसा ना हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिना दिए रह जाए। इसलिए हम ये इसमें कोशिश करेंगे कि हिंदी के साथ साथ कुछ इंग्लिश टर्म भी आपको साथ साथ बता दी जाए और पी ब्लॉक के तत्व से कोई भी क्वेश्चन आपका ना रहे। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पी ब्लॉक के तत्व में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और नोट्स भी इसके अवेलेबल करा दी जाएंगे। साथ ही आप ये देखिए कि आप जिस तरीके से मैं मार्क करूं, आपको ये दिखाई देगा कि मैं हाईलाइट कर रहा हूं उन्हें, तो हाईलाइट को जरूर याद कर लें और एक नोट्स बना लें उनके हाईलाइट के। क्योंकि मेरा मानना यह है कि एनसीईआरटी अपने आप में ही बहुत अच्छी बुक है और एनसीईआरटी में नोट्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है। तो आप अपने नोट्स बनाने के लिए यहां से बना सकते हैं, क्योंकि अगर कंपटीशन में किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से जरूर मिलता है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और ध्यान रखेंगे कि हम छोटे छोटे पॉइंट को साथ साथ क्लियर करते रहे चले। तो पी ब्लॉक के तत्व, चैप्टर का नेम आपको पता ही है, पी ब्लॉक के तत्व है। तो छोटी सी लाइन इन्होंने यहाँ पे एक रेड कलर के इसमें दे रखी है, ध्यान दीजिए। रसायन में विविधता पी ब्लॉक तत्वों की स्पष्ट पहचान है, जो अपने एवं एस, डी व एफ ब्लॉक के तत्वों के साथ अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति से स्पष्ट है। ये छोटी सी लाइन आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि अगर रसायन विज्ञान की बात करें तो पी ब्लॉक के तत्व अगर वहां पर आए हैं रसायन विज्ञान में, तो उन तत्वों के विविध होने की वजह से, क्योंकि जो हमें मिला है वो भी विविध है, अलग अलग है। तो अलग अलग चीजें, उनमें जो भी चेंज हो रहा है, अगर वो चेंज आपको दिखाई दे रहा है तो स्पष्ट करता है कि पी ब्लॉक के तत्व उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। तो यहां पे इन्होंने और ये भी बता दिया है साथ साथ कि उन तत्वों के अभिक्रिया किन के साथ हुई होगी, एस, डी तथा एफ के तत्वों के साथ, ब्लॉक के तत्वों के साथ। तो छोटी सी चीज इन्होंने ये भी बता रखी है, क्योंकि ये एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में वो ये भी बताता है आपको कि मैं पीछे जो 11th क्लास थी उसमें छोटा छोटा मैंने क्या छोड़ा था और यहां पे आगे चलते हैं। तो 11th क्लास में आप जान चुके हैं कि पी ब्लॉक तत्व के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे गए। छोटी सी लाइन है ये, जो कि इसमें ये बता रहा है कि 13 से 18 के वर्ग में क्या रखे गए हैं, पी ब्लॉक के तत्व। पॉइंट आगे, इनकी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से लेके 6 तक है। तो ये भी चीज है। और इसमें हीलियम के अतिरिक्त विन्यास NS2 है कि हीलियम ही इसे फॉलो नहीं करता है NP1 to 6 वाले को, लेकिन हीलियम भी खुद में एक पी ब्लॉक का तत्व है। तो वहां पे ये छोटी सी चीज इसने बता रखी है। पी ब्लॉक के तत्वों के गुण एवं तत्वों की भांति, परमाणुवीय आकार, आयरन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो ये बताना चाह रहा है कि पी ब्लॉक के तत्वों में आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी, आयरन एंथैल्पी दिखेगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दिखेगी, विद्युत ऋणात्मकता, और ये बहुत ही ज्यादा जो है इनके अंदर देखने के लिए मिल सकती है आपको। ये और तत्व जो हैं, डी के संक्रमण तत्वों की तरह, एस के क्षारीय तत्व, क्षारीय मृदा तत्व, उनकी तरह नहीं, उनसे थोड़ा अलग है इनका कैरेक्टर, और उसी कैरेक्टर की वजह से इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया है। द्वितीय आवर्त में डी कक्षकों की अनुपस्थिति तथा भारी तत्वों में डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति का तत्वों के गुणों पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। अब ये जो छोटी सी लाइन है, यही चीज
पूरी की पूरी पी ब्लॉक को आपको समझने में हेल्प करेगी, क्योंकि पी ब्लॉक में ये इतना सारा आएगा कि आपको यहाँ पे हर पॉइंट का केवल एक ही आंसर दिखाई देगा कि डी कक्षों की उपस्थिति है या डी कक्षों की अनुपस्थिति है। क्लियर? आगे चलो। इसके अतिरिक्त तीनों प्रकार के तत्वों धातु, उपधातु तथा अधातु की उपस्थिति इनके रसायन की विविधता को प्रदान करती है। तो एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर आपको धातु, अधातु, उपधातु तीनों चीज मिलेंगी, वो कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग में 13 व 14 के तत्वों का रसायन कक्षा 11 में अध्ययन करने के पश्चात इस एकक में इसके बाद वर्गों के तत्वों के रसायन। तो आपको बता दें 13 से लेकर 18 तक था ये पूरा पी ब्लॉक। 13 और 14 दो समूह आपने कक्षा 11 में पढ़े हैं, और उससे आगे 15, 16, 17, 18 ये आप कहां पे पढ़ेंगे? 12th क्लास में। यहां से शुरू करते हैं। अब ये शुरू कर देगा बिल्कुल इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन उसने पहले ही क्लियर कर दिया है, छोटी छोटी बातें क्लियर कर दी हैं। आपने क्या येलो में ये आपने मार्क कर रखा है, इसे चीजों को याद कर लें। पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के 13 से 18 में रखे गए हैं। NS2 NP1 to 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। द्वितीय आवर्त में जो है डी कक्षों की अनुपस्थिति होती है। बाहरी तत्वों में जो बाहर के हैं, जो भारी हैं, उनमें बाहरी तत्वों में जो है क्या है? डी और एफ कक्षों की उपस्थिति है। ये छोटी छोटी सी चीज है, इन्हें आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। आप लिख रहे हैं। तो वर्ग 15 के तत्व से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर की वीडियो है। इससे पहले मैं जो 3 वीडियो बनाया है, मैंने छोटी छोटी बातें उनमें पढ़ा चुकी हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो चीज वहां पे पढ़ाई है उन्हें दोबारा एक बार रिवाइज करके यहाँ पे पढ़ा सकूं। तो चलते हैं। वर्ग 15 में तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। याद कर लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, अर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, ये सारी चीजें जो हैं AS, SB, BI, ये इनके चिन्ह होते हैं। आपको याद होने चाहिए और इनके नाम भी याद होने चाहिए कि वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं। जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, आप एक वर्ग बना लेंगे और वर्ग में नीचे की ओर बढ़ेंगे तो देखेंगे अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज आप अंडरलाइन कर लेंगे और इसे लिखेंगे कि वर्ग 15 की बात चल रही है। ये तो वर्ग 15 हो गया, और यहां से जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये चीज आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे और इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातुएं, तो कौन कौन सी है? नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातुएं, अर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातुएं और बिस्मिथ एक धातु। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई कि भैया नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं, अर्सेनिक एंटीमनी उपधातुएं हैं तथा बिस्मिथ एक धातु है। ये चीज भी आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। छोटा सा पॉइंट आगे चलते हैं। उपलब्धता कि ये कहां पे जो है मिलते हैं। वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है इस समय हमारे वायुमंडल में। भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट हमारी पृथ्वी के तल पे ये जो मिलती है खनिजों में सोडियम नाइट्रेट मिलती है, इनका नाम दे रखा है चिली सोडा, पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों C9PO4 का होल 6, ठीक है। CX2 उदाहरण फ्लोरोएपेटाइट इन्होंने दिया है में मिलता है, CF2 की फॉर्म में मिलता है, जो कि फास्फोरस चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं। फास्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है कि अगर फास्फोरस है तो आप जिंदा हैं। ये जो सारे की सारी जो है आपको पादप दिखाई देते हैं पेड़ पौधे, इनमें भी फास्फोरस होता है। अगर फास्फोरस नहीं है तो आप जो है आपका जो है सेल सिस्टम उसमें इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। यह अस्थियों तथा अन्य जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये इसने यहाँ पे पॉइंट कर दिया है कि कहाँ पे उपस्थित होता है, अस्थियों तथा अन्य जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। फास्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में उपस्थित होता है। ये जो कहते हैं प्रोटीन है इन अंडों में, ये जो सारी चीजें हैं ये फास्फोप्रोटीन दूध एवं अंडों में उपस्थित होता है। आर्सेनिक एंटीमनी तथा बिस्मिथ मुख्यतः सल्फाइड खनिजों में
पाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों में। तो ये इन्होंने छोटी सी ये जो सारणी दी है, इस सारणी में इन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। वर्ग में तत्वों के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ सारणी दी गई है। तो इस सारणी को देखेंगे हम छोटा सा। तो इस सारणी में बहुत छोटी छोटी उन्होंने चीज क्लियर करने की शुरू करी है कि परमाणु क्रमांक, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी का 51, बिस्मिथ का 83। द्रव्यमान इन्होंने दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये पूरी लाइन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की है। आयनन एंथैल्पी ये रही है, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी। ये छोटी छोटी चीजें। इधर विद्युत ऋणात्मकता 3.0, 2.1। देखो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का जो है मान अधिक है। तो अगर वो ये पूछे कि मुझे ये बताइए कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता का जो वो मान है वो सब इस तरीके से है। सबसे ज्यादा किसका है? नाइट्रोजन का। आयनन त्रिज्या ये यहां पे दिखाई दे रही है, पहले शुरू में बढ़ रही है और फिर क्या हो रही है? घट रही है और फिर दोबारा बढ़ रही है। गलनांक क्वथनांक, ये छोटे छोटे से पॉइंट है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आना चाहिए, परमाणु क्रमांक भी आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। इन तत्वों का संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP3 होता है। ओके। इन तत्वों के S कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं तथा P कक्षक अर्धभरित होते हैं, जो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन का 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख रहे हैं तो क्या देखेंगे? 1s2, 2s2 और 2p3। तो S के अंदर कितने आए? 2, P के अंदर कितने आए? 3। तो आपने ये देख लिया कि इसने संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को फॉलो किया। आगे चलते हैं। यहां पे देख लीजिए कि P कक्षक अर्धभरित होते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं? स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये भी क्वेश्चन आएगा भी, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। परमाणु एवं आयनी त्रिज्या, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर छह संयोजक तथा आयनी त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। ये यहाँ पे आप देख लेंगे त्रिज्या में वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तथा तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। हालांकि आर्सेनिक से बिस्मिथ सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि होती है। यह बाहरी सदस्यों में पूर्ण भरे डी तथा एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऊपर जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा था कि कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो किसकी उपस्थिति की वजह से हो रहा है? पूर्ण भरे डी तथा एफ कक्षकों की उपस्थिति का। तो आयनन एंथैल्पी, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुक आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। अर्धभरित पी कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त स्थायित्व एवं छोटे आकार के कारण संगत आवर्त में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनिक एंथैल्पी 14 के तत्वों की अपेक्षा कम होती है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनिक एंथैल्पी के वर्ग 14 के तत्वों की अपेक्षा बहुत कम होती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी सी पॉइंट है यहाँ पे। तो विभिन्न आयनिक एंथैल्पी का मान इन्होंने डेल्टा एच के टर्म में दे ही दिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये छोटे से छोटे आपने जो है इंट्रोडक्शन और छोटे छोटे जो तीन पॉइंट आपने पढ़े हैं, तो आप इन्हें जो है एक बार फिर दोबारा रिवाइज करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट ही आपको एग्जाम में कहीं पर भी मार्क्स दिलवा सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटा सा इंपॉर्टेंट है। अस्थियों तथा कोशिकाओं में उपस्थित होता है, ये पूछ सकता है। फास्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में उपस्थित होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इससे आगे की बात बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से तत्व जो हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताऊंगा, भौतिक गुण बताऊंगा, रासायनिक गुण बताऊंगा। रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। और ये जो नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार, क्यों नाइट्रोजन जो है कुछ प्रॉपर्टी अलग दिखाता है अपने समूह से, ये सारी के सारी पॉइंट मैं आपको क्लियर कराऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इन्हीं सारी चीजों को दोबारा पढ़ें और देखें कि किस तरीके से ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे इनके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।